जय हिंद दोस्तों। द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था ये उसी के मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा था, यानी प्रीवियस ईयर के ये प्रैक्टिस सेट हैं। अभी तक मैंने 14 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एकदम सीरियल से देख सकते हैं। क्योंकि इस बार का जो सीटेट एग्ज़ाम हो रहा है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा किसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में हुआ था, यानी दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो 22 शिफ्ट में हुआ था। तो पेपर अगर कहीं से बनेगा तो उन्हीं 22 शिफ्ट में से पेपर को उठाकर बनाया जाएगा। इसलिए मैं आपको पूरे 22 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के आपको करा रहा हूँ। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, जो 17 जून 2023 को आया हुआ है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो तक अंत तक जुड़े रहना वीडियो के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अहमदाबाद से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए 6 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन अहमदाबाद 11:30 बजे चली, यानी सुबह 11:30 पे चली है। और 8 सितंबर 2022 को 3 बजे तिरुवनंत पहुंची है। 3 बजे यानी सुबह के 3 बजे पहुंची है। यदि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2277 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल आपको बनानी है। तो देखिए, हमको क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। तो हम क्या जानते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लगाना है। हमको डिस्टेंस पता है 2277, हमको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। क्योंकि पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम। डिस्टेंस तो हमें क्लियर है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाइम। तब हम क्या बता पाएंगे, स्पीड। तो आइए टाइम कैसे निकलेगा ये देखते हैं। तो देखिए, 6 सितंबर की हम बात करें तो 6 सितंबर को 11:30 पर चल रही है ट्रेन। 6 सितंबर को कितने बजे चल रही है, 6 सितंबर को चल रही है 11:30 पर। अगर सोचो यही ट्रेन, क्योंकि 8 को 3 बजे सुबह पहुंच रही है, अगर हम सोचो 6 बजे 11:30 पर चल रही है सुबह के, अगर 7 को 11:30 पर पहुंचती तो कितने घंटे चल चुकी होती, 24 घंटे चल चुकी होती या नहीं, बताइए आप लोग। कितने घंटे चल चुकी होती, 24 घंटे। लेकिन हमको पहुंचना है 8 को पहुंचना है ना, और कितने बजे, सुबह के 3 बजे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखो तो ये 11:30, जो 7 को 11:30 है, ये सुबह के 11:30 है। ठीक है, तो अगर हम इसमें 30 मिनट और जोड़ दें तो ये 12 बज जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, 12 बज जाएगा। बच जाएगा कि नहीं, सुबह का 12। इसके बाद 12 जब बच जाएगा तो सुबह के हमको कितना बजाना है, 3। फिर से एक बार समझिए कि 6 को 11:30 पे चली है, 7 को अगर 11:30 बजे सुबह ही पहुंचेगी तो टोटल 24 घंटे हो जाएंगे। लेकिन हमें सुबह के 3 बजे पहुंचना है। तो देखिए अभी ये सुबह के, अब सोचिए 12 से 12 अगर जोड़ें, क्योंकि ये बजा देगा दोपहर के 12, अगर हम सुबह के 12 जोड़ दें इसमें, ठीक है, सुबह के 12, तो कितने घंटे हो गए, 36 घंटे ये हो गए। लेकिन अभी 3 घंटे हमें और चलना है, क्योंकि हमें चलना कितने बजे तक है, 3 बजे तक। तो 12 दूनी 24, और 24 और 3 बातें 36, और 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39। और ये वाला आधा घंटा, यानी कितना टोटल टाइम आया, 39.5 घंटे। कितना टाइम आया, 39.5 घंटे टाइम आएगा आपका। कितना टाइम आएगा, 39.5। तो अब हम क्या फार्मूला लगाएंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 2277। टाइम कितना अभी निकाला है आपने, कितना कैलकुलेट किया है, 39.5। तो 39.5 सही 1/2 को अगर हम कैलकुलेट करें तो 39 दूना 78 और 1 79, 79/2, 79/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और आप 79 से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा लगभग 57.9 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, 57.9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन पर नज़र डालिए, 57.9, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि आधारित है, कितने बिंदुओं पर आधारित है? 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर या 2 बिंदुओं पर? कमेंट करिए जल्दी, सभी लोग कमेंट करिए कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा, यानी 6 बिंदुओं पर आधारित है, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बावड़ी का अर्थ क्या है? तो ये आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा है, बावड़ी का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन सोचिए कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अगर अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग कर ले जाएंगे। तो बावड़ी क्या है? राजस्थान में जो सीढ़ीदार कुएं होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बावड़ी कहा जाता है। जहाँ पर पानी का संचयन किया जाता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है वर्षा के जल को, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या होते हैं? सीढ़ीदार कुएं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए। तो देखिए, वाष्पन एक प्रकार का क्या होता है? वाष्पीकरण होता है जो तरल की सतह पर होता है। किसकी सतह पर होगा? तरल की सतह पर। और तरल क्या करता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यानी गैसीय अवस्था के में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जो तरल पदार्थ होता है वो किस अवस्था में बदलता है? गैस अवस्था में बदलता है। और द्रव के सतह क्षेत्र में वृद्धि से वाष्पीकरण की क्या दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने से वाष्प की दर कम हो जाती है। हम क्या कह सकते हैं कि जो अगर पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्प की दर भी क्या होगी? कम होगी। तो ऑप्शन पे नजर डालिए। पहला कह रहा है बढ़ता है और वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है, तो ये तो होगा नहीं। अगला, बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ता है और वायु में नमी की मात्रा कम होती है, ये भी नहीं होगा। घटता है और वायु में नमी की मात्रा कम होती है, ये भी नहीं होगा। घटता है और वायु में नमी अधिक होती है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है। लहसुन के लिए वह दिखाती है, यानी अगर लहसुन है तो लहसुन का हम क्या हिस्सा खाते हैं? लहसुन का क्या हिस्सा खाते हैं? जैसे अगर हम लोग बात करें गाजर और मूली की बात करें तो गाजर और मूली क्या होती है? एक प्रकार की जड़ होती है, तो हम कहते हैं हम जड़ खा रहे हैं। गाजर मूली जड़ होती है। ऐसे ही अगर हम आलू की बात करें तो आलू एक तना होता है। तो हमें ये बताओ कि जो हम लोग लहसुन को खाते हैं तो लहसुन के किस भाग को खाते हैं? तो लहसुन में एक भाग होता है बल्ब, जिसे कहा जाता है गांठ। क्या कहा जाता है? गांठ। तो हम लोग क्या खाते हैं? गांठ को खाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया था? पर्यावरणीय विकास लक्ष्य के द्वारा, लिंग समानता लक्ष्य के द्वारा, धारणीय विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के द्वारा, या सामाजिक विकास लक्ष्य के द्वारा। तो देखिए, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देश्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों के द्वारा? तो SDG के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है? मतलब हम तेल किसको कहते हैं? हम पेट्रोल और कच्चे तेल को भी तेल कहते हैं, ये भी सही है। हम डीजल और पेट्रोल को भी क्या कहते हैं? तेल कहते हैं, ये भी सही है। हम कच्चा तेल और डीजल को भी तेल कहते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पर देखिए, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, यानी तीनों इसमें आ रहे हैं, तो इसलिए A, B, C नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि इसमें केवल 2 ऑप्शन आ रहे हैं
और इस डी ऑप्शन में सभी ऑप्शन आ जा रहे हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल यानी जोड़ा बताना है। किसका? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका क्या बताना है? जोड़ा बताना है। तो देखिए बताइए, पहले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। पहला ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये दोनों राज्य हैं, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, और आगे बढ़िए, दिल्ली तो यूटी है लेकिन उत्तराखंड नहीं है, लद्दाख यूटी है लेकिन मिजोरम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप और चंडीगढ़ इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है? बताइए कौन सा कथन जल विभाजक प्रबंधन के बारे में सही है? पहला ऑप्शन देखिए, भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण करना, बिल्कुल सही बात है। जो भूमिगत जल होता है यानी जो सतह का जल होता है हम उसी का तो संरक्षण करते हैं। अगला ऑप्शन, व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर आप कैसे संभाल सकते हैं? अगला ऑप्शन, योजना बनाने के लिए निधि या कोष के आवंटन का निर्धारण किया जाता है, बिल्कुल, तभी तो आप जल का संरक्षण कर पाएंगे। जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना, ये भी सही बात है, यानी ACD ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? कमेंट करिए, ये तो आप बहुत इजी क्वेश्चन आप सभी लोग बता सकते हैं, तो कमेंट करके बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। बताइए जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, जितने लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करिए। पहला ऑप्शन है पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या कदम्ब का वृक्ष। तो आप लोग जानते हो बनियान ट्री यानी बरगद का जो पेड़ होता है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, चांगपा क्या है? तो देखिए चांगपा की बात करें तो चांगपा जो है ये हम कह सकते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ पर एक प्रकार की ये जनजाति है। चांगपा क्या है? जनजाति है जो पहाड़ों पर निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? पहाड़ों पर निवास करती है। तो चांगपा कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो पहला है ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली जनजाति है। दूसरा ऑप्शन है पहाड़ों पर निवास करने वाली जनजाति है, बिल्कुल पहाड़ों पर निवास करने वाली क्या है? जनजाति है। इसके बाद देखिए मैंने इसका जम्मू कश्मीर बता दिया है क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर पहले एक ही थे, लेकिन वर्तमान में अब चांगपा कहाँ निवास करती है? तो लद्दाख में करती है। ये याद रखिएगा, चांगपा कहाँ की जनजाति है? लद्दाख की जनजाति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पहाड़ों पर निवास करने वाली क्या एक जनजाति है। कहाँ पर निवास करती है? पहाड़ों पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, जो भारत की राजधानी उसकी स्थिति के सापेक्ष हमको बताना है कि चंडीगढ़ जो पंजाब की राजधानी है और देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्या होगी। तो मान लीजिए इस प्रकार से अगर हम देखें, मान लीजिए ये अगर हम दिल्ली मान के चलें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पड़ता है? पंजाब, ठीक है, यहाँ पर क्या पड़ेगा? पंजाब, और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। यहाँ पर क्या पड़ेगा? देहरादून, और देहरादून की कैपिटल उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका? यहाँ पर आपका पड़ेगा चंडीगढ़ और यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका? देहरादून। यानी आप दिशा देखिए तो ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो चंडीगढ़ कहाँ पड़ेगी? उत्तर पश्चिम में, और देहरादून कहाँ पड़ेगा? उत्तर पूर्व में। उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, तो हमें राइट आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है। कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण पदार्थ है जो कारक है जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है? पहला ऑप्शन है दुरुपयोग करने वाले का लिंग, दुरुपयोग करने वाले का लिंग। दूसरा ऑप्शन है वे जिस क्षेत्र में रहने वाले हैं वहाँ तंबाकू उगाया जाता है। अन्य परिवारों के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग या उपयोग। चौथा है क्षेत्र की जलवायु की स्थिति। तो देखिए हमको क्या बताना है कि महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान है, पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान है। तो देखिए सी ऑप्शन, अन्य परिवारों के सदस्य द्वारा पदार्थ का नियमित प्रयोग करना, ये पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में प्रवसन एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। प्रवसन आप जानते होंगे माइग्रेशन जिसे कहते हैं, और उत्प्रवासन या इमाइग्रेशन निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो देखिए ई माइग्रेशन के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो ये क्या होता है कि एक देश से बाहर स्थान बदल कर जो मतलब एक देश से जो दूसरे देश पर जाकर फिर रहने लगते हैं उसको हम कहते हैं उत्प्रवासन। यानी अपना देश छोड़ के जब दूसरे देश किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रवासन। यानी एक देश के बाहर जाकर स्थान बदलना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, एक देश से बाहर स्थान बदलना। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ चांगपा अपनी भेड़ एवं बकरियां रखते थे कहलाता है। तो अभी आपने पढ़ा था चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब हम देखते हैं चांगपा जो है अपनी भेड़ एवं बकरियां रखते थे, कहाँ रखते थे? रेबो में, लेखा में, सेड में या पेन में? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो लेखा में रखते थे। कहाँ रखते थे? लेखा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं? ऑप्शन पहला है विषय वस्तु संचारक, ऑप्शन दूसरा है अधिगम सहजकर्ता, ऑप्शन सी है सह अधिगमकर्ता, ऑप्शन डी है व्यवहार रूपांतरकर्ता, ऑप्शन ई है विषय वस्तु संचारक। क्या इसके राइट आंसर होंगे बताइए? तो देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषता की व्याख्या करेंगे? क्या विषय वस्तु शिक्षक की व्याख्या करेंगे शिक्षक की विशेषता की? तो ये तो होगा नहीं। क्या व्यवहार रूपांतर करता ये करेंगे? ये भी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर विषय वस्तु ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अधिगम सहजकर्ता के रूप में और सह अधिगम करता। शिक्षक का यही तो रोल होता है कि वो अधिगम सहजकर्ता होता है, सहज तरीके के से हमको अधिगम प्रदान कराता है, और दूसरा वह सह अधिगम करता होता है। तो बी और सी इसका क्या हो जाएगा? राइट। बी और सी कहाँ पर है? तो बी और सी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में बज समूह का दायित्व है। ईवीएस अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रम में बज समूह का क्या दायित्व है? ऑप्शन पर नजर डालिए। पहला ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों पर नियंत्रण रखना, बी है संपादन के लक्ष्यों का आकलन करना, सी है छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ उन्हें एक समस्या देना, या डी ऑप्शन है विषयों में अरुचि कम करना। तो देखिए हम बात कर रहे हैं ईवीएस शिक्षण पाठ्यक्रम में बज समूह। बज समूह का मतलब ही होता है कि छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या भी देना। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। सीमा ने क्या देखा? एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। ठीक है। सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़ें
यानी उसका जो घर का बगीचा उसके लिए उस पौधे को उखाड़ें। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा है, और अगर हम सभी विद्यार्थी जंगल से पौधों को तोड़ने लगें तो इनकी प्रजाति ही क्या हो जाएगी, नष्ट हो सकती है। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास कर रहा, कि वो बता रहा है कि अगर हम जो पौधे हैं उनको तोड़ते रहेंगे तो एक टाइम बाद क्या होंगे, ये विलुप्त हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास कर रहा, तो बिल्कुल जागरूकता का तो विकास हो रहा है, तब तो उसको पता चलेगा कि क्यों तोड़ना नहीं चाहिए। बी ऑप्शन मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास, ये भी सही बात है, यानी इसका भी विकास हो रहा। अगला ऑप्शन मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास, तो ये भी तभी तो हम उसको क्या कर पाएंगे, संरक्षित कर पाएंगे। डी ऑप्शन है पर्यावरणीय समस्याओं को समाधान हेतु उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी का बोध, ये होगा नहीं, यानी ए बी सी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है। किसी चिन्हित जो पर्यावरण की जो समस्या है उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी, हम उसका साक्षात्कार विधि का यूज करेंगे। तो वहाँ पर हम क्यों इंटरव्यू लेंगे क्या, क्योंकि जब हमको पता है कि यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण को लेकर एक समस्या है तो क्या हम उसका इंटरव्यू लेने चले जाएंगे, तो ये तो होगा नहीं। बी सिर्फ अवलोकन करेंगे, तो अवलोकन करके हम क्या कर लेंगे उसमें, क्योंकि हमें तो समस्या चिन्हित कर ली है ना। सी समस्या समाधान विधि, जब हमने पर्यावरण की समस्या को चिन्हित कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, उसका समस्या का समाधान करेंगे, निराकरण करेंगे, ना कि हम प्रश्नोत्तरी विधि का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती हैं। रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती हैं। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, इसके लिए किस संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। बीज लगाने के रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, क्या संस्थागत संसाधन का उपयोग करना चाहिए, क्या प्राकृतिक, ये भी नहीं होगा, प्रौद्योगिक भी नहीं होगा, क्या होगा, जो सामुदायिक संसाधन है उनका उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से, ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से क्या होता है, छात्र तथ्यों को बेहतर समझते हैं। अगला ऑप्शन छात्र कार्यों में लगे रहते हैं तथा उनके अनुशासन में सुधार होता है, ये तो होगा नहीं। छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है, ये भी नहीं होगा। छात्रों के बीच भेद करने में मदद मिलती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी छात्र तथ्यों को बेहतर समझते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, स्वामी नदी के पास रहता है, भारी बारिश की वजह से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। स्वामी के पिता पानी का केन खरीदते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है, जब हमारी पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी को केन से क्यों खरीदना पड़ता है। स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए, उसके जवाब को लेकर उनको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी प्रदूषित हो जाता है, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगला ऑप्शन
स्वामी से कहना चाहिए कि नदी के पानी में जीवाणु, विषाणु, अन्य परजीवी हो सकते हैं। अगला ऑप्शन, स्वामी से कहना चाहिए कि पानी के केन में रखे पानी को उचित करके स्वच्छ बनाया गया और वह पीने के लिए सुरक्षित है। लास्ट ऑप्शन, स्वामी से कहना चाहिए कि वो नदी के पानी और पानी के केन में रखे पानी की गिलास में रखकर अवलोकन कर अंतर करें। तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब बालक खुद से ही अवलोकन करेगा कि एक गिलास में नदी का पानी लेगा, एक गिलास में केन का पानी लेगा, फिर वो ऑब्जर्व करेगा कि कौन सा पानी शुद्ध है, कौन सा पानी अशुद्ध है, तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा पानी हमको पीना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रभावी विचार विमर्श है, क्या है? मूल विषय से प्रभावी विचार विमर्श मूल विषय से हट जाता है, सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, आलोचना शामिल करता है, या सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान करने में मदद करता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रभावी विचार विमर्श की। तो मूल विषय से हट जाता है, होगा नहीं। सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल हम पार्टिसिपेट करने को ही क्या करेंगे? इनकरेज करेंगे, उसी को बढ़ावा देंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 ने विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। कक्षा 5 ने कहा कि विद्यालय उद्यान में कुछ हम पौधे लगाने की योजना बनाई। टेसी ने सुझाव दिया कि लड़कों को गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालना चाहिए और लड़कियों को पौधों को पानी देंगी। कुछ ने इसका विरोध करते हुए कहा, लड़कियां गड्ढा क्यों नहीं खोद सकती? कक्षा अध्यापक को इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए? तो देखिए, पहला ऑप्शन पे देखिए, बच्चों को कहना चाहिए कि टेसी सही है, क्योंकि लड़के लड़कियों में शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर लैंगिक भेद ना किया जाए, यानी लैंगिक समानता को लेकर चलना होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला, बच्चों को कहना चाहिए कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा ध्यान रखती हैं, यहाँ पर लैंगिक भेद है। अगला, बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपने पसंद के अनुसार पौधों को लगाने में अपनी भूमिका चुन सकते हैं। या डी ऑप्शन, बच्चों से कहना चाहिए कि वे इस पर चर्चा करें कि लड़के और लड़कियां क्या क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों सोचते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध है। बताइए क्या संबंध है? किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से, आकलन में नियमितता, केवल आकलन की बात करेंगे, सीखने की समस्या की पहचान, सह पाठगामी क्रियाकलापों का मूल्यांकन। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जो शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों गतिविधियां हैं, जो दोनों उसमें शामिल होंगी, वो किसके अंतर्गत आएगी? व्यापक के अंतर्गत। यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल हैं? निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल हैं? तो पहला ऑप्शन, तथ्यों की सूची बनाना। क्या ये पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल है? तो तथ्यों की सूची बनाना तो होता नहीं है। सवाल उठाना, बिल्कुल, अगर आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? सवाल जो आपके मन में उठेंगे उनको पूछेंगे, परिकल्पना बनाएंगे, या एक्सपेरिमेंटिंग करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, यानी परीक्षण करना। से अंतिम निष्कर्ष में पहुंच जाना, ये तो होगा नहीं। संवाद करेंगे, अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन करेंगे और आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। यानी BDFGH, BDFGH, ऑप्शन नंबर BDFGH, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। EVS के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री। EVS के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है कैसी?
महंगी होनी चाहिए, शिक्षकों द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए या अवैयक्तिक होनी चाहिए। तो महंगी तो हो, कोई मतलब ही नहीं इसका। शिक्षक द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? छात्र केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि एनसीएफ 2009 किसके बारे में कहता है? छात्र केंद्रित शिक्षा के बारे में कहता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज से पौधे कैसे उगाते हैं पढ़ाने के लिए बीज लाने को कहा। सोहा और तारा अलग अलग आकार के सरसों के बीज लाएं। सोहा के बीज तारा के बीज से बड़े आकार के थे। अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे। विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त है? पहला, बड़े आकार के बीज से बड़े पौधे उगेंगे। दूसरा, छोटे आकार के बीजों से छोटे पौधे उगेंगे। चौथा, तीसरा ऑप्शन है बड़े और छोटे आकार के बीजों से एक जैसा प्रकार के पौधे उगेंगे। और चौथा, बीजों को बोकर देखना पड़ेगा कि कौन से बीज बड़े होंगे और कौन से बीज छोटे होंगे। यानी चौथा ऑप्शन क्या कह रहा? बीजों को बोकर देखना पड़ेगा कि कौन से बीज से बड़े पौधे उगेंगे। तो ये तो आप तभी बता पाएंगे ना कि जब आप उसको करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट जब खुद से करेंगे, कि सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाकर पता कर लेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक कार्य के निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होना। दूसरा है जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना। तीसरा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा देना। शिक्षक की भूमिका को क्यों बढ़ावा देंगे? जब बात हो रही छात्र केंद्रित शिक्षा की तो शिक्षक को बढ़ावा क्यों देंगे? छात्रों के भावात्मक क्षेत्र को केवल बढ़ावा देना। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्या बोला गया है? कि जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना। आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, शबाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए एक गतिविधि संचालित कर रही थी। उसने अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं की विभिन्न समूहों में रखने को कहा। उसने अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं को विभिन्न समूह में रखने को कहा। रिद्धि ने चाकू और सेब को एक समूह में रखा। शबाना को क्या करना चाहिए? ऑब्जर्वेशन, पहला है रिद्धि से कहना चाहिए कि चाकू धातु है और अन्य धातुओं के साथ रखा जाना चाहिए। दूसरा है रिद्धि से कहना चाहिए कि सेब फल है, उसे अन्य फलों के साथ रखा जाना चाहिए। सी ऑप्शन है रिद्धि से कहना चाहिए कि उसने चाकू और सेब को एक साथ एक समूह में रखा है, जो गलत है। या रिद्धि से कहना चाहिए कि वे समझाए कि उसने चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा है। जहाँ से हमको पता चलेगा, यानी जहाँ से हमें करेक्ट आंसर पता चलेगा कि क्या कह रही, रिद्धि से कहना चाहिए कि यह समझाए कि उसने चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।